आज हमारे साथ हैं उदयपुर के जाने माने उद्योगपति श्री मांगीलाल जी लुनावत, जो कि काफ़ी एक्टिव रहे हैं यूसीसीआई के अंदर और उद्योगों की समस्याओं को उठाने के लिए। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने एक संवाद के दौरान उद्योगों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर ज्ञापन भी दिया था। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उदयपुर और उसके आसपास जो उद्योग लग रहे हैं उनमें जो उद्योगपति पैसा लगा रहे हैं उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लुनावत साहब, आप बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री जो लघु उद्योग हैं वो और जो मीडियम टाइप के उद्योग हैं वो फेस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पूरे भारत में प्रेजेंट में ये स्थिति हो रही है कि इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो इससे इसका एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स इंडस्ट्री है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, और जो अर्निंग इश्यू है, जो हर एक आम आदमी की इनकम बढ़नी चाहिए, तो वो इंडस्ट्री से बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर में उतनी बढ़ने का स्कोप नहीं है। तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में सभी सरकारें कोशिश कर रही है। इसमें राजस्थान सरकार मुख्य रूप से काफ़ी नज़दीक से आके कोशिश कर रही है, और समय समय पे मुख्यमंत्री जी है, माइंस मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ये लोग आते हैं, इनसे डिस्कस भी होता है। और लेकिन जो समस्या होगी, जो अनुभव हमारा है कि वो जो जितने एश्योर करते हैं उतना कंप्लाई नहीं करते। तो एक्चुअली जो छोटी इंडस्ट्री लगती है, जैसे 1 करोड़ की इंडस्ट्री लगी, 5 करोड़ की लगी या 10 करोड़ की लगी, तो जो विश्वास उन्होंने किया कि मुझे गवर्नमेंट से मदद मिलेगी, वो समय पे मिलती नहीं है। और नहीं समय मिलने से वो छोटे छोटे आदमी जो उनका लिमिटेड मार्जिन से काम करता है उनको इसका इम्पैक्ट कर जाता है। तो वो उनका फ्यूचर काम करने का प्लानिंग जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्री लग रही है लगेगी, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री को कंटिन्यू रन करना, ऑपरेट करना, आदमियों को कंटिन्यूस वर्क देना, मार्केट में प्रोडक्ट को देना, तो वो गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस दिया है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट है फाइनेंस का। तो फाइनेंस के इम्पैक्ट में ये होगा कि फाइनेंस के इम्पैक्ट में यदि मेरा कमिटमेंट फेल हो गया तो मैं खुद ही स्वयं फेल हो जाऊँगा। या मेरे को मैंने बहुत सारे पॉइंट उस दिन भी कहे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा कि 3 साल तक आपको कोई डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन नहीं करेगा। एक डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं जो बोलता है मैं नहीं करूँगा, बोलते लगा ही नहीं, हम सब तेरे पीछे पड़ जाए। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा जो इशू है, पहले वसुंधरा जी के टाइम में उन्होंने एक सम्मेलन किया था, पूरे विदेशी लोगों को बुलाया था। उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटमेंट हुए। उस कमिटमेंट हुए वो हुए, MOU भी हुए, लेकिन वो लोग यहाँ पर 1 साल तक रहे। 1 साल रहने के बाद रिजल्ट क्या रहा कि वो वापस चले गए। उन्होंने कहा हम यहाँ राजस्थान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कारण क्या रहा? क्यों? उसका रीजन एक ही है कि यहाँ पर जैसे 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट है, उनको एक डिपार्टमेंट पर हर एक को बोलेगा मेरी आने से लेनी जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 1 विंडो सर्विस का एक सिस्टम बनाया। 1 विंडो सर्विस के अंदर हम सब चीज़ें को क्लियर कर देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम। लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ बातों में, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, टोटली थ्योरेटिकल है। और इंडस्ट्री जिस दिन 1 मीटिंग होगी उस दिन हाँ करके चले जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में जब वो ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि मेरा ये कंप्लेंट लाओ, दूसरा बोलेगा मेरे ये कंप्लेंट लाओ, तीसरा बोलेगा मेरे ये कंप्लेंट लाओ, चौथा बोलेगा मेरे ये कंप्लेंट लाओ, तो अल्टीमेटली वो लाने में ही थक जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला था, वो लोग यहाँ रहे और उनका जो अनुभव रहा, उस अनुभव में मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी 1 विंडो सर्विस बोलने के लिए है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इंडस्ट्री होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब तक हमारे लोग आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ेगी तो हमारा सब ये किया करा सब मेहनत बेकार। बातें बहुत होती है, बातें बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि हमारे को जो आप कमिटमेंट करें, और हमारे गवर्नमेंट कमिटमेंट करे, हमारे बेसिस पे जो कमिटमेंट हुए, या हम लोग व्यापारी लोग जो कमिटमेंट करें वो पूरा करें, तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट अपने को करना ही पड़ेगा। किसी भी सूरत के अंदर यदि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करेंगे, आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री कभी नहीं चल सकती। सर, एक चीज़ बताएं, अभी राजीव अरोड़ा जी से जो बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने जो 31 मार्च तक जितनी सब्सिडी थी वो हमने सब दे दी है। नहीं, वो नहीं हुई, पूरा नहीं हुआ, नहीं पेमेंट नहीं हुआ। तो जो छोटे छोटे पार्ट देखिए, उनके पास लिमिटेड बजट था, जितना बजट था उनका उन्होंने किया है, लेकिन उसमें भी कमिटमेंट किया है, लोगों को एश्योर भी कर दिया, लोगों को सर्टिफिकेट भी भेज दिया, हम आपको दे रहे हैं, कंफर्म भी कर दिया, लेकिन एक्चुअली उसको पेमेंट नहीं हुआ। वो गवर्नमेंट के पास फंड्स की शॉर्टेज है जी, तो वो शॉर्टेज के हिसाब से नहीं किया। वो हो सकता है आगे
आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन कमिटमेंट मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सरकार में ये होना चाहिए कि जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनको देने के लिए उन्होंने सोच रखा है कि भाई ये मैं प्लानिंग करूँगा, उतने के लिए एश्योर करें, उतने का ही कमिटमेंट करें, ताकि वो विश्वास में वो आप जो व्यापार जो विश्वास में काम करना चाहता है वो आदमी फेल नहीं हो। सर एक चीज़ बताएं, जो डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, चाहे पॉल्यूशन है, चाहे रीको है, चाहे उद्योग है, या और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वहाँ जो अफसर कार्यरत हैं, यहाँ जब वहाँ का जो सिस्टम है वो इतना पेचीदा है कि आदमी, जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ पे बहुत परेशान हो जाता है। तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते आप क्या देखते हैं डिपार्टमेंट्स में? ऐसा बताऊँ कि हम लोग इंडस्ट्री लगाते हैं उस टाइम में हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि इतने डिपार्टमेंट होंगे, पहली बात। दूसरा, उनमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल्स क्या है हमें मालूम नहीं है। वी आर नॉट एक्सपर्ट टू दैट। और हमने ये सोचा नहीं था, हमने सोचा इंडस्ट्री लगानी है, काम चालू हो जाएगा, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, सेल हो जाएगा। लेकिन जब क्लियरेंसेस हर एक डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है ना, तब उसका अनुभव बहुत टेढ़ा अनुभव है। तो उस टेढ़े अनुभव की वजह से आदमी बहुत सफ़र करता है। भाई एक बहुत जो अनुभवी आदमी है वो तो उसको मालूम है ये होना है, वो कर देगा। लेकिन जो नया आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, नया आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, छोटे आदमी, मिडिल क्लास रात के आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इस चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। और जब वो जाना आना शुरू करेगा, तो प्लेन जाने के घूमेगा, तो वो आदमी थक जाएगा, यार ये कहाँ फंस गया मैं, या कहाँ फंस गया मैं, वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट है जो वन विंडो सर्विस है, उसके अंदर क्लियर बता दें कि हमारे को ये कंप्लेंट्स करनी है, और उस कंप्लेंट्स को करने में किसी तरह की दुविधा हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं करेंगे, तो आदमी आराम से शांति से। तो 3 साल वाली बात सरकार फोकस कर रही है, 3 साल तक आपके पास कोई भी नहीं आएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। कोई वो तो जिस दिन मोमेंट जिसने फैक्ट्री लगाना शुरू किया तब से शुरू हो जाएगा कि आदमी को मालूम पड़ेगा, डिपार्टमेंट मालूम पड़ेगा, तब से उनको आना पड़ेगा। और कानून में ये वो एश्योरेंस वर्बल दिया है, लेकिन कानून में संशोधन नहीं किया। एक्चुअली जो चीज़ आपने एश्योर की है वो कानून में संशोधन होना चाहिए, वो कानून में संशोधन नहीं किया तो 3 साल तक डिपार्टमेंट में जाएगा नहीं, 3 साल तक जो इंडस्ट्री लगा रही है उसको जाएगा नहीं। अब इंडस्ट्री लगाई है इन्होंने, सरकार ने, हालांकि सरकार की मंशा बहुत साफ है, सरकार की मंशा में कोई चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है, ब्यूरोक्रेट जो है बीच में काम कर रहे हैं, बीच में जो भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो इफ बट या ब्रैकेट अलग हिसाब चल रहा है। अच्छा सर, ये जो अभी 2-3 इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर के आसपास लगे हैं, जैसे कल्लड़वास लगा है, गुडली लगा है, या और लगा है, वहाँ की क्या हालात है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता लगा है कि वहाँ अभी तक कोई इंडस्ट्री प्रॉपरली आई नहीं है। हाँ, नहीं आई। वो बड़े उसके पीछे क्या कारण है? उसमें क्या है कि कुछ तो यूआईटी का प्रॉब्लम है जी। वो यूआईटी वाले बोलते हैं ये जमीन हमारी है, हमारे से एनओसी लो, उनकी यूआईटी के चार्जेस, कन्वर्सन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और एक्विजिशन जो है वो कानूनी कब्जा मेरे पास है, लेकिन वो ऑथराइज जो प्रॉपर्टी में डाल रखा है उसको, या किसी और तरह से उसको डूब क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में ले रखा है उसको। तो इसलिए क्या है कि जो भी सरकार को करना है, इंडस्ट्री डिक्लेयर करना है, तो वो वास्ट एरिया बड़ा डिक्लेयर करेंगे तो लोग बहुत आएंगे, और एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स इंडस्ट्री है। मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट करी थी, आज भी मैं और आपको कह रहा हूँ कि जो जनरेशन में, सरकार में जनरेशन के अंदर जो जितना माइनिंग का रोल 50% है, माइनिंग और माइनिंग इंडस्ट्री जनरेशन के अंदर जो रोल के इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट और ये दूसरे जो जनरेट हो गया उनका 50% है। आज के में इम्पोर्टेंस क्या हो गया, माइनिंग को वो दुश्मन समझता है, जबकि उसके बिना एक दिन भी किसी का काम नहीं चल सकता। ओके। माइनिंग के जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं, छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट हो, उसके एक दिन भी कोई आदमी चाहे मैं इस आइटम के बिना मैं जिंदा रह सकता हूँ, नहीं रह सकता। तो इम्पोर्टेंस जो है वो उसको इक्विवेलेंट देनी पड़ेगी। जैसे अभी भी सम्मेलन था, माइनिंग एसोसिएशन का सम्मेलन था, हालांकि उसके अंदर भी वो फ्यूचर में क्या होगा, क्या करेंगे, वही डिस्कस किया। लेकिन जो हमारे को कहना है वो ये कहना है कि भाई जो ये इम्पोर्टेंट क्या है, वर्तमान में आज किस पोजीशन में माइनिंग चल रही है, जो चल रही है वर्तमान में चल रही है, और हमारे को जनरल से इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है जी, और नेसेसिटीज क्या है। आज कोई चीज़ के बिना हम नहीं रह सकते। लोहा चाहिए, मट्टी चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, रेती चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो उसी तरह से हवा और शुद्ध पानी, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। तो बैलेंसिंग हमारे को करके चलना है कि भाई हमारे को ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ना ये डिस्टर्ब होना चाहिए, ना ये डिस्टर्ब होना चाहिए। तो क्या होगा कि टोटली इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, और आपको जनरेशन होगा। मेरा एक ही आपको सिंपल रिक्वेस्ट यही है कि
ये है जो 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 भी बाजार में चल रहा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स आज की तारीख में, पर्टिकुलरली मेवाड़ में बात करता हूँ। मेवाड़ में इंडस्ट्री नहीं है। मैं सलूमर की बात करता हूँ, बांसवाड़ा की बात करता हूँ, वहाँ पर क्या है, जनरेशन का कोई साधन नहीं, क्योंकि जमीन पर्सनल जमीन नहीं है। सभी जमीन फॉरेस्ट वालों ने एक्वायर कर ली, तो एक्वायर कर ली तो जमीन नहीं है तो वो काम क्या करेगा आदमी, बाहर को जा नहीं सकता। जो लोकल आदमी का एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ये है। इंडस्ट्री है नहीं, तो क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री से क्या है कि उनका एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो जनरेशन बढ़ेगा। आदमी सुखी जब ही होगा जब उसके पास काम होगा। मगर सर, जो माइनिंग को लेकर के आरोप लगाए जाते हैं कि इलीगल माइनिंग जो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से वेस्टेज निकालते हैं ये माइनिंग का, जैसे अभी आपका मार्बल का वेस्टेज है, प्रोसेस करते हैं तो उसका वेस्टेज है, उसको लेकर के नहीं, ऐसा है कि इसके अंदर जो इलीगल माइनिंग का जो इश्यू है ना, एक्चुअली क्या है कि नदी की रेती है, दैट इज मिनरल, दैट इज माइनिंग। एक्चुअली क्या होता है कि 90% केसेस जो है वो नदी की रेती के इलीगल माइनिंग के। पेपर में आप क्या पढ़ोगे, इलीगल माइनिंग की तो ट्रक पकड़ लिया था, इलीगल माइनिंग में ये काम हो गया था। हकीकत क्या है, वो हकीकत वो रेती है, इशू वो है। लेकिन बदनाम क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री पूरी हो रही जी। मैं आप समझिए कि आज की तारीख में यदि आप ऑथराइज माइनिंग करने वाले साहब जाके इंक्वायरी कर लो, जहाँ पर आप, मैं आपके साथ चलता हूँ, 100 माइनों पे चलता हूँ, आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन जो माहौल जो बना रखा है पेपर वालों ने, न्यूज़पेपर वालों ने या गवर्नमेंट ने, आज हमने इतनी गाड़ी पकड़ ली साहब, इतना इलीगल माइनिंग चल रहा है। इलीगल माइनिंग से आम आदमी का क्या मतलब है? आम आदमी का मतलब है हाँ साहब ये जरूर माइनों ने सब लूट रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, उनका रोल नहीं है। वो मैक्सिमम जो पार्ट है वो नदी की रेती है तो छोटे पत्थर का। नहीं, माइनिंग के ऊपर यह है कि जिस तरह से वो जो एरिया से माइनिंग करते हैं उसको वहाँ पर रीडेवलप भी करना पड़ता है, उसके आसपास जो पर्यावरण के साथ, वो भी नहीं कर रहे, जिसके बाद और उसका जो वेस्टेज है वो भी वहीं डाल। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जी सर। एक्चुअली क्या है कि यदि आपके पास समय है तो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। जी सर। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले माइनिंग के लिए बड़े एरिया मिलते थे जी। तो लोगों को, छोटे लोगों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि छोटे छोटे एरिया, 1-1 हेक्टेयर के एरिया, 2 हेक्टेयर के एरिया, 3 हेक्टेयर के 2, 1 हेक्टेयर के 2, इस तरह से उन्होंने पहले बहुत एरिया दे दिए। फिर बाद में सब्सिक्वेंटली काम नहीं कर पाए तो उन्होंने क्लस्टर्स बना दिए। उसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि उनका हमारा रूल्स है साहब, एक 33% प्लांटेशन करना पड़ेगा जी। तो उनके हिसाब से ठीक है, एनवायरमेंट के हिसाब से उनकी बात ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1 हेक्टेयर के एरिया में मैं 33% तो प्लांटेशन करूँगा, 33% मेरा सेफ्टी जोन रखूँगा, सेफ्टी के लिए पत्थर ऊपर नहीं गिर जाए, तो मेरे 70% एरिया चला गया, काम कहाँ करूँगा। ओह यस। तो ये जो कानून जो बनाते हैं ना, वो सोचते नहीं, उन्हें इन्वायरमेंट के लिए चाहिए, प्लांटेशन चाहिए। आप मेरे को दूसरी जमीन दो, मैं आपको, आप 1 पेड़ लगाने बोलते मैं 4 लगाऊंगा, ठीक है। आप बोलते मेरे माइंस पे करना है, ये बात हमने बहुत टाइम रिपीटेडली सरकार को कही, अब जाके सरकार ने माना है, बाद भी कर सकते हैं। ओके। तो एक्चुअली कानून बनाने में क्या है कि जितने भी एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, जो जिनके पास अथॉरिटीज है, उन लोगों को जब भी कानून बनाना है, अमेंडमेंट करना है बॉडी को, तो उन्होंने जो जिसको अफेक्टेड पर्सन है उनको बुला के मीटिंग करनी चाहिए। जैसे माइन ओनर है, माइनिंग एसोसिएशन को है, चैम्बर्स को है, बुला के आप डिस्कस करोगे ये कानून में हम संशोधन चाहते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे और वो उस कानून का अमेंडमेंट उस हिसाब से करेंगे। और नहीं तो क्या होगा, जो उन्होंने किताबें पढ़ी है, बड़े अफसरों ने जो अनुभव उनका है उसके हिसाब से उन्होंने कानून बना दिया, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उल्टा होगा, वो उल्टा इफेक्ट आएगा। तो उसका क्या, उसके वजह से नाराजगी जो रहती है वो हमेशा उस हिसाब से ही रहती है। जी जी। कि आपने कमिटमेंट किया गया और हो किया गया, तो उसकी वजह से जो एक्चुअली थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल जो हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और वी हैव टू गो ऑन डेवलपिंग। अब वो हम जब करेंगे जब जैसे जो आपने कमिटमेंट कर रहे हो वो आप कंप्लाई करो। सर एक चीज़ बताएं कि कोरोना के बाद, मैंने आपसे पहले भी एक बार प्रश्न किया था कि कोरोना के बाद इंडस्ट्री की कमर टूट गई है और फिर ऊपर से जीएसटी का जो बोझ पड़ा है, तो आज इंडस्ट्री किस हालात में है, उसके लिए क्या चाहिए? आज की इंडस्ट्री की हालत ये है साहब के आदमी थक चुका है 2 साल के अंदर। एक्चुअली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे, स्टाफ के खर्चे, स्वयं के खुद के खर्चे, पहले ऑलरेडी जो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में समाज के हिसाब से करना पड़ता है, और वापिस उसका सोर्स एकदम रिड्यूस हो गया। सेल्स कम हो गए, प्रोडक्शन कम हो गए, सेल्स कर रहे हैं तो उसका पेमेंट आना कम हो गया,
तो उसकी वजह से क्या है इफेक्ट इसका इम्प्लीमेंट सरकार नहीं बता सकती, ऑफिसर नहीं बताएगा कोई भी। मेरे पास आएगा मेरे को मैं चल रही है साहब, लेकिन मैं भुगत क्या है सफरिंग कि मैं नहीं बताऊंगा। जैसे बाजार में मैं आउट हो जाता हूँ, बाजार में बोलता हूँ मैं बहुत प्रॉब्लम है, पेमेंट में सिस्टम में नहीं है, तो बाजार में मेरे सामने सब समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं साइलेंटली उससे तो जो आपकी जो साख है वो गिरती है। एक्चुअली क्या है कि कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है और कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन बिल्कुल 1% भी नहीं बढ़ा। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो रेटें हैं वो आप मोनोपलाइज प्रोडक्ट की बातें छोड़ दो, स्टील है, सीमेंट है, ये तो मोनोपलाइज प्रोडक्ट है, उनका जो जमेगा पूरा ऊपर से 10 जनों ने मीटिंग करी, डिसाइड कर लिया। एक छोटी इंडस्ट्री का हाल ये नहीं, उसको कंपटीशन में भी एक बार मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक स्ट्रक्चर है, मेरे पास 10 स्टाफ काम करते हैं। एक आदमी एक स्टाफ पे काम करता है, अथवा वो हमारी खुद की काम जो है उसका खर्चा नहीं है। तो जिस रेट पे जो मेरी कॉस्टिंग आती है और जो उस आदमी की कॉस्टिंग आती है उसमें बहुत डिफरेंस है। और वो आजकल ये हो गया कि जिनके खर्चे कम हैं उन लोगों को, वो बड़े खर्चे वालों को उनको सब उल्टा चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो ये 2 साल का माहौल जो आपने सवाल किया है, 2 साल का माहौल के अंदर काफ़ी लोग अंदर के अंदर काफ़ी पिस गए हैं और अंदर के अंदर हालांकि अभी वापस सुधरना शुरू हुआ है। और हो सकता है जो भारत सरकार की मंशा है, भारत सरकार जैसे चाहती है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे करके बाजार सुधरेगा। लेकिन प्रेजेंट में आज की तारीख में मार्केट मगर जिस तरह से शेयर मार्केट अमेरिका का गिरता है, भारत का शेयर मार्केट डाउन होता है। आज भी 1500 अंक गिरे हैं अमेरिका के, भारत में भी गिरा है। तो ये जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, मार्केट का फ्लक्चुएशन क्या है साहब, ये शेयर मार्केट जो अपन आधार नहीं बना सकते। शेयर मार्केट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं कि ये बड़े लोगों का काम है, बड़े लोग अपने बैठ के जिनका काम कंप्यूटराइज सिस्टम में है वो करते हैं। उनका क्यों बढ़ा है उसका कोई कारण उनके पास नहीं है, क्यों घटा है उसका कोई कारण उनके पास नहीं है। लेकिन डे टू डे जो फ्लक्चुएशन है वो है नहीं। जो इंडस्ट्री में एक्चुअल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, हाँ, उस आदमी के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, उसके लिए रिजोल्यूशन चाहिए। उसकी सरकार की मंशा जो है प्रैक्टिकल, जो थ्योरेटिकल जो सब चल रहे हैं सब अच्छा ऐसा। आज मंत्री जी आएंगे, हम लोग खूब मालाएं पहनाएंगे, लेकिन जब वो मेरे घर पे आएंगे ना ऐसा, या मैं घर पे जाके रहूँगा, अरे यार मैं क्या किया, तो वो प्रॉब्लम है। जीएसटी को लेकर के क्या कहना है, जिस तरह से जीएसटी बढ़ा हुआ है? देखिए, जीएसटी जो सरकार की मंशा थी और बहुत अच्छी मंशा थी, 1 टाइम 1 टैक्स 1 डिपार्टमेंट, ये हो गया, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन जीएसटी की जो रेट्स है वो रेट्स बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली मार्बल के लिए समझ लो, सनस्टोन के लिए समझ लो, 18% के आसपास 18% है। और दूसरा जो कंज्यूमेबल और दूसरे हैं वो 22% तक भी है। तो जो मेरी कॉस्ट जो बढ़ती है ना, तो मुझे पेमेंट तो आज करना पड़ता है और मेरा पेमेंट 4 महीने बाद आएगा। दूसरा जो दूसरे आइटम्स पे सब में 5% टैक्स है। और अभी सरकार ने अभी 15 दिन पहले टैक्स बढ़ाया, उनमें वेरियस कम से कम 50 इंडस्ट्री को और कवर कर लिया जो पहले कवर नहीं थे, उनको सबको कवर कर लिया। सबको टैक्स देना पड़ेगा 5%, ट्रक पे लगा, 5 किसी में 5 लगा, किसी में 12 का 18 कर दिया, किसी में कुछ कर दिया। तो गवर्नमेंट का क्या खर्चा, अचानक गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो उन्होंने ये लगा दिए। लेकिन जो आदमी छोटे आदमी जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत सफ़र करें। अरे उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे तो अकाउंट रखेगा, कैसे डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाएगा, कैसे असेसमेंट करवाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। लुना साहब, एक बात बताएं कि अभी जो बाज़ार के हालात को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सिक में जा रही है, बहुत ज़्यादा जो उद्योगपति हैं वो बंद करके किसी और रास्ते को अपनाना चाह रहे हैं, उस बारे में उदयपुर के और उसके पर्टिकुलर उदयपुर की बात करता हूँ। यहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अलावा दूसरी इंडस्ट्री का स्कोप बहुत कम है। केमिकल इंडस्ट्री का है, इसके जो एसोसिएट जैसे जो दूसरी मिनरल इंडस्ट्री लगी उसमें जो केमिकल लगेंगे उसका प्रमोशन है, या बहुत कंज्यूमर आइटम है उसमें होगा। लेकिन बाकी मिनरल इंडस्ट्री या मेजर इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो उसकी रेटें कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि मिनिमम वेजेज काफ़ी बढ़ गए, टैक्सेस पर काफ़ी बढ़ गए, तो उसकी कॉस्टिंग जो जिस हिसाब से उसका रिलेशन नहीं बढ़ा। तो जो हम जो देखते हैं यहाँ से उदयपुर के सुखेर से शुरू होकर आप आमेर तक चले जाएँ, ये हाईवे के दोनों तरफ जो गैंगसो लग रहे थे या जो प्लांट लग रहे थे वो काफ़ी बंद हुए हैं। हाँ, बंद हुए हैं, सही, बहुत ज़्यादा बंद हुए हैं, सही है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जी सर। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में ट्रेंड चलता है। पहले ट्रेंड था मार्बल लगाने का, सब्सिक्वेंटली ये चेंज हुआ ग्रेनाइट लगाने का।
जी। उसके बाद में आजकल वो टाइल्स आ गई। मैन्युफैक्चरिंग टाइल्सिंग आ गई। तो एक्चुअली क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े प्लांट बड़े जिसका रिक्वायरमेंट बल्क रिक्वायरमेंट है, बड़ा मकान बना रहा है, तो वो क्या करता है कि वो रेडी टू फिट वाला काम करता है, कि वो लेबर से परेशान है कि वो बहुत डिले करते हैं। आज लगाया, फिर 15 दिन छुट्टी कर दी, फिर आया, फिर 10 दिन छुट्टी कर दी। तो वो जो प्रोजेक्ट का हमारा टाइमिंग है कि भाई मेरा मकान 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, वो साल 1.5 साल लग जाएगा। तो इसी तरह से वो रेडी टू फिट वाला आइटम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। टाइल्स बेस पे हो या मार्बल ऐसा हो जो लगा है और लगा दिया, इस पे जाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से मार्बल में जो डिमांड जो हुई है हकीकत में काफ़ी कम हुई, 50% हुई है, मोटे मोटे में 50% डिमांड ही है। इसी सिमिलरली ग्रेनाइट में भी ऐसे ही चल रहा था, आज के दौर में ग्रेनाइट में भी यही हाल हो रहा है। तो एक्चुअल क्या इन्वेस्टमेंट तो सबके हो गए, बल्क रीपेमेंट से सबके शेड्यूल ड्यू है। ओके। तो शेड्यूल ड्यू पेमेंट में नहीं करेगा तो भी आदमी प्रॉब्लम है। और तो इसकी वजह से ये समस्या जो है वो ये इंडस्ट्री सारी सिकोती चली जा रही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो नगर विकास प्रन्यास की बात एक आपने उसमें लिखी है, वो आपको किस तरह इफेक्ट कर रही है, जिसमें आप कह रहे हो कि हमें लोगों को जो एरिया है वहाँ पे उनको छूट देनी चाहिए, वो अपने जो जमीनें तो क्या है कि जब ये नगर विकास ने क्या किया है कि ऑफिस में बैठ के चारों तरफ जगह जगह कहाँ खाली की उसको रिजर्वेशन कर दिया। उन्होंने पूछा नहीं कि देखा नहीं कि भाई ये इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है या ये इंडस्ट्रियल एरिया है या ये रेजिडेंशियल एरिया है या कॉमर्शियल एरिया है, उन्होंने उनको असेसमेंट नहीं है। जब नॉर्मली यही होता है कि सरकार ने जिसको अधिकार दिया, जिस ऑफिसर को अधिकार दिया, उसने ओवरऑल एक नक्शा खोला और देखा कि ये मेरा एरिया है, तो उसने कहा मालिक मैं हूँ। उसको नहीं मालूम है वहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है। ओके। और आज मैं इसे कन्वर्ट करवाता हूँ और वो बोलते हैं मेरी यूआईटी की रेट पे चार्ज कर, तो वो आदमी मर जाए। ठीक है। तो इसलिए जो जब भी इनको ये पहले एक फॉरेस्ट की भी यही बात हुई, क्योंकि मैं आपको डिटेल में जिक्र आपने कहा कि मैं फ्री होकर बात करूँ, मैं अभी फ्री होकर बात कर रहा हूँ कि जब कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लगा तो ओवरऑल एरियल सर्वे हुआ और उनका जो रिमोट एरिया जो है और उन्हें प्लांटेशन होना चाहिए, उन्होंने उसको रिजर्व कर दिया, उसको बना दिया रिजर्व फॉरेस्ट। चाहे वहाँ एग्जिस्टिंग माइंसें भी थी, पुरानी माइंसें चल रही थी, वर्किंग चल रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, वो उन्होंने कहा नोटिफिकेट निकाल दिया। नोटिफिकेट कौन देखता? और तो इसलिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आया, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, तो अब आप घर पर आओ, ये मेरा फॉरेस्ट एरिया हो गया, आप घर जाओ। इसी तरह यहाँ भी नोटिफिकेशन निकाल दिया और वो आदमी क्या कर रहा है, वो बोले तेरा अधिकार कुछ नहीं, अभी अधिकार मेरा है, तेरे को जाना है तो आज भी मेरी रेट दे। कितने लोग हैं ऐसे? सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग। तो उनको लेकर के मंत्री जी से बात हुई आपकी? मंत्री जी को बोला है, मंत्री जी को क्या है समय होता है कम, और उनको डिटेल लाने के सब समझदार हैं, मंत्री सब समझते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो ये थे लुनावत जी उदयपुर की इंडस्ट्री के बारे में, इनसे आज हमने हालात